तो आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अब देखिए, 16 आपका सितंबर से आपका ऑनलाइन फॉर्म आपका आ जाएगा। और देखिए, विभिन्न आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलेगा। और आप ये जो पुस्तक देख रहे हैं, आपकी एजू गोरिल्ला की यह बुक है। और देखिए, इसमें मैंने 7 सेट करा चुका हूँ और आज का हमारा 8वां सेट इसमें है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, स्नातक एवं इंटर लेवल की यह पुस्तक है। आपके 2 कैटेगरी में आप जानते हैं कि एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी 2 कैटेगरी की होती है। एक तो आपकी नॉन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और एक आपकी ग्रेजुएशन, यानी 2 पोस्ट इसमें होती है। एक आपका इंटर लेवल का होता है, एक आपका स्नातक लेवल का होता है। तो यह आपके दोनों जो आपकी दोनों लेवल में आपका यह बुक है जो काम करेगी। और इसमें आप देख पा रहे होंगे 15 प्रैक्टिस से टेस्ट आपके दे रखे हैं। और इसमें देखिए, जीके जीएस का तो आपको 8वां सेट आप देख रहे होंगे। और रीजनिंग का इसमें भी लमसम 4 या 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए, एजू गोरिल्ला के नाम से एनटीपीसी की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कंटिन्यू देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी आप अगर एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं और आप जो है इस बार परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाएँ। हमारा जो है यूट्यूब चैनल बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए और आपके लिए तात्पर्य है। और मैं बता दूँ, देखिए, मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम भी इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको जो है टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ आपको विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेगा और आपको क्विज भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगी वहाँ पे। तो चलिए, फ़िलहाल अभी यहाँ देखिए, आप उत्तर दीजिए क्या पहला क्या प्रश्न कह रहा है। और देखिए, 40 में 40 की तैयारी हमारी होने वाली है। और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 सूरत अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? कह रहा, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल स्वीकार किया है। या बी कह रहा कि कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी समूहों में विभाजित हो गई है। या सी कह रहा कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। या डी कह रहा है ऑप्शन कि स्वराज को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। तो पूछ क्या रहा है, पहले प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न पकड़िए फिर उत्तर समझिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो 1907 का अधिवेशन सूरत था, यानी सूरत का जो अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बात करें, देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा कि 1907 में सूरत सम्मेलन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरमपंथी नेताओं ने कांग्रेस की मशीनरी को आतंकवादी चरमपंथी तत्वों से बाहर रखा और कांग्रेस नरमपंथियों और चरमपंथियों के 2 अलग-अलग समूहों में जो है विभाजित हो गई थी। तो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हुआ जो सूरत अधिवेशन में। देखिए, विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बने रहिए, अभी आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन और मिल जाएँगे। अभी तो आपको बड़े-बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं। फ़िलहाल अभी आपको 2-4 क्वेश्चन आपको बड़े दिख रहे हैं, फिर आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही ढंग से मेल खाता है? देखिए, यहाँ प्रकाशन दे रखा है, यहाँ संबंधित व्यक्ति दे रखा है। कह रहा है न्यू इंडिया का एनी बेसेंट है और यंग इंडिया का महात्मा गांधी और युगांतर का बाल गंगाधर तिलक। तो सही ढंग से मेल कौन खा रहा है, यही विकल्प आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1 और 2। न्यू इंडिया, देखिए, जो न्यू इंडिया है वह किसकी है? तो एनी बेसेंट की। किसकी? एनी बेसेंट की। और यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी की। यही हमारा 2 सही जो है हमारा सही है। यही हमारे मेल खाते हैं सही से। अब देखिए, आगे बढ़ रहा है। 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 नंबर यहाँ कह रहा है कि तिलक स्वराज कोष का समर्थन करने के लिए उठाया गया था। तिलक स्वराज कोष का समर्थन करने के लिए उठाया गया था। कह रहा, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट सत्याग्रह या अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। तो देखिए, 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए तिलक स्वराज कोष का निर्माण किया गया। एनसीएम की शुरुआत देखिए, एनसीएम की जो शुरुआत हुई थी वह जनवरी 1921 में हुई थी। असहयोग आंदोलन में 1 साल बाद महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की घोषणा की। कोष बाल गंगाधर तिलक की
उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए का एकत्र करना था। और मार्च 1921 में विजयवाड़ा में अपने सत्र में आईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया कि अगले 3 महीने तक कांग्रेस को धन संग्रह, सदस्यों का नामांकन और चरखे के वितरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक जोरदार सदस्यता अभियान शुरू हो गया था और 1 करोड़ सदस्यता को लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया था। कांग्रेस की सदस्यता लगभग 50 लाख तक ही पहुंच पाई थी। तो विकल्प बी आप समझ गए होंगे कि आपका समर्थन किस लिए उठाया गया था, तो असहयोग आंदोलन के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर विकल्प, डाकयार्ड सिंधु घाटी के किस स्थल पर पाया गया था। विकल्प कह रहा लोथल है, रोपड़ो है, कालीबंगा है और बनवाली है। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोथल। देखिए लोथल सिंधु घाटी स्थल पर गोदी पाया गया था और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। 1955 देखिए 1955 और 1962 के बीच लोथल में खुदाई की गई थी। और देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर, कह रहा कि दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे। कह रहा विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्तरंजन दास। देखिए दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास नरसिम्हा जो चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें दास अध्यक्ष और नेहरू सचिवों में से एक थे। स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन को वापसी और भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनाव जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हुआ। और चौरी चौरा कांड, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जो है अंदर जला दिया गया था। यह आपका 1922 में हुआ था और इससे हताहत होकर महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच बहुत ही असहमति के साथ मिला। कुछ असहयोग जारी रखने के साथ चाहते थे, जबकि अन्य विधायकों के बहिष्कार का समाप्त करना पड़ा और चुनाव लड़ना चाहते थे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए 36 की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में, कब, तो वर्ष 1929 में आयोजित कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। औपचारिक रूप दिया, यह घोषित किया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्माण किया गया। आगे देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर कह रहा है कि जय विलास महल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो विकल्प कह रहा कि ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन और रीवा। तो जय विलास महल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए 37 ऑप्शन की बात करें तो ग्वालियर हो जाएगा। देखिए जय विलास महल, जिसे जय विलास पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, ग्वालियर में यह स्थित है। इसकी स्थापना 1874 में, कब, तो 1874 में ग्वालियर के महाराज, उज्जैन के महाराज श्रीमंत जय जीराव सिंधिया द्वारा की गई थी। जबकि महल का प्रमुख हिस्सा
वर्ष 1964 में जो है जनता के लिए खोल दिया गया। और जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय है, इसका एक हिस्सा अब भी इनके कुछ वंशजों के निवास स्थान हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर प्रश्न। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस साइट पर कोरल रीफ का गठन नहीं होता है। तो कह रहा है कि खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए अगर बात करें 38 की, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर नेगेटिव हमसे पूछ रहा है ना, हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस साइट पर कोरल रीफ का गठन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी पर। देखिए अगर बात करें तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में उच्च लवणता को रिकॉर्ड करता है, क्यों। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर और ताज़े पानी की कम प्रवाह को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अरब सागर में उथला पानी है। या सी कह रहा है कि अरब सागर में अधिक आपका संलग्न भूमि है। या डी कह रहा है कि अरब सागर में अधिक वर्षा होती है। तो पहले प्रश्न समझिए। कह रहा है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में उच्च लवणता को रिकॉर्ड करता है, ऐसा क्यों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लवणता वाष्पीकरण की दर और ताज़े पानी की प्रवाह पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, लवणता अधिक होगी। यदि समुद्र में ताज़े पानी का प्रवाह कम होगा तो लवणता भी अधिक होगी। अरब सागर में ताज़े पानी का प्रवाह कम होता है क्योंकि भारत में नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी नदियों की संख्या अरब सागर में बहुत कम होती है। अरब सागर में भी वाष्पीकरण की उच्च दर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों नालों में से कौन सा जल ग्रहण क्षेत्र का दृष्टि में सबसे छोटा है। तो विकल्प कह रहा है कि आपका कावेरी, माही और पेनर और साबरमती। तो 40 नंबर प्रश्न है। अगर बात करें देखिए 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साबरमती। देखिए यही पूछ रहा है ना कि भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियाँ नालों में से कौन सा जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साबरमती। साबरमती देखिए अगर बात करें यहाँ देखिए कावेरी दे रखा है। कावेरी की बात करें तो इसका कितना है, तो 81,000। और बात करें माही की कितनी है, तो देखिए 34,843 किलोमीटर है। और पेनर देखिए पेनर का कितना है, तो 55,218। और यहीं साबरमती की कितनी है, तो साबरमती की आपकी सबसे कम है 21,674 किलोमीटर है। तो अब देखिए अब आपको अनुमान हो गया कि जो है जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। तो साबरमती क्यों, क्योंकि 21,674 किलोमीटर है। आगे देखिए 41 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गर्म शीतोष्ण भूमध्यय जलवायु का अनुभव करता है। कह रहा कि केप टाउन है, लॉस एंजल्स है, एडिलेड है और सेंटियागो है। देखिए 41 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंटियागो हो जाएगा। गर्म तापमान भूमध्य सागरीय जलवायु आमतौर पर स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, मिर्च, कनाडा में पाई जाती हैं। तो उपरोक्त में से हम देख सकते हैं कि सेंटियागो मिर्च की राजधानी है और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड, कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन है। अब देखिए इसका तो बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो गया था। आगे देखिए यही क्या कह रहा है 42 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अग्नेय चट्टान नहीं है, यानी हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नेय चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि ग्रेनाइट और गिनीस और
प्यूमिस और बेसाल्ट। देखिए अगर बात करें 42 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिनीस। गिनीस एक आग्नेय चट्टान नहीं है, यह एक रूपांतरित चट्टान है। तो कैसी? तो देखिए ये आपका आग्नेय चट्टान नहीं है, यह आपका रूपांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है? यह एक आपका रूपांतरित चट्टान है, जबकि अन्य सभी ग्रेनाइटे, बेसाल्ट, झावा सभी आग्नेय चट्टानें हैं। ये सब आपके झावा और बेसाल्ट ये सब आपके आग्नेय चट्टानें हैं। अब बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर। देखिए 43 नंबर यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है योजना आयोग का स्वरूप क्या है? कह रहा सरकारी विभाग और परामर्शदात्री संस्था, स्वायत्त निकाय और एक मंत्रालय। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका परामर्शदात्री संस्था। देखिए योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न। और एक सलाहकारी परामर्शदर्शी विशेष संस्था के रूप में किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का कौन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री। इस टाइम कौन है? तो मोदी जी। आगे देखिए क्या कह रहा है 44 नंबर। कह रहा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके टोटल 12। देखिए राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? अधिक से अधिक आपके 250 हो सकते हैं। और उसमें से 38 आपके राज्यों से, 238 आपके कितने? देखिए 238 जो आपके होते हैं वह आपके राज्यों से और 12 सदस्य आपके, देखिए 12 सदस्य, अधिक से अधिक आपके 250 और 238 आपके राज्यों से, 238 आपके राज्यों से और 12 जो आपके सदस्य होते हैं, 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 45 नंबर। देखिए क्या कह रहा है यहीं पे। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो देखिए विकल्प तो 4 दे रखा है। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 17 है और अनुच्छेद 16 है। तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 15। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य के बच्चों को विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 की विशेषताएं और प्रावधान की बात करें तो देखिए पहला हो जाएगा कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल जाति, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरा जो फैक्ट कहा गया है, पहला तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा जो फैक्ट कहा गया है वह है कि भेदभाव शब्द का अर्थ प्रतिकूल भेदभाव करना या दूसरे प्रतिकूल भेदभाव करने के लिए, जबकि केवल शब्द का अर्थ है कि अन्य आधार के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये भी हमारा 2 फैक्ट हमारा रेडी हो गया। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। अब देखिए यही 46 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द को उपयोग एक दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत का एक राष्ट्र निर्वाचित प्रमुख होता है? तो कह रहा है कि ऑप्शन गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है, पहले प्रश्न कहिए। देखिए कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? तो राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? तो देखिए ये आपका होता है गणराज्य। हमारी प्रस्तावना में गणराज्य शब्द इंगित करना है कि भारत एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और वह 5 साल का निश्चित अवधि के लिए जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं। एक लोकतांत्रिक राजनीति को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, एक राजशाही और एक आपका गणराज्य। एक राजशाही में राज्य के प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी का वंशानुगत स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात वह उत्तराधिकारी के माध्यम से कार्यालय पर आता है, जैसे कि आपका ब्रिटेन में अभी आप देख पा रहे होंगे।
और एक होता है गणराज्य, जिसमें दूसरी राज्य को प्रमुख हम हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आगे देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर। कह रहा वातावरण में नाइट्रोजन इतनी प्रचुर मात्रा में है तो मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्यों मिलते हैं? तो देखिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यही कह रहा है कि जब वातावरण में नाइट्रोजन इतनी प्रचुर मात्रा में है, तो देखिए नाइट्रोजन आपका 78% आपका नाइट्रोजन है वातावरण में, और हमें मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्यों मिलते हैं, तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका विकल्प भी हो जाएगा कि वायुमंडल नाइट्रोजन को पौधे द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग के रूप में परावर्तित करते हैं और इसे मिट्टी को छोड़ देते हैं। यह घुलनशील रूप में पौधे द्वारा पानी के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं और पौधे को उपयोगी नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक को मिलाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो अब देखिए इसे ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। कह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन सही आपको बताना है, यानी आपको पॉजिटिव बताना है। पॉजिटिव बताना है। पहले प्रश्न एक बार पढ़िए, फिर आप उत्तर समझिए। तो देखिए क्या कहला प्रश्न पहला कि उत्तल दर्पण कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों इत्यादि के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है। उत्तल अवतल दर्पण तो आप समझते होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा कह रहा कि अवतल दर्पण को चिकित्सकों द्वारा कान और मुंह के स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अंदर के प्रकाश को देखने में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है यहीं कि उत्तल दर्पण को चिकित्सक रोगी के दांतों के बड़े रूप को देखने में प्रयोग करता है। और चौथा नंबर यही कह रहा कि अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। तो अब देखिए ये तो हमारे 4 जो है प्रश्न हो गए। अब इसमें सही हमारा कौन सा प्रश्न होगा? तो देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, दूसरा और चौथा। पहला, देखिए पहला क्या है? तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पहला कि उत्तल दर्पण जो है, देखिए जब आप देखेंगे ट्रक हो गया, चाहे आपका ऑटो वाला हो गया, तो वह अपने जो है जब उसके मिरर लगा होता है, उत्तल दर्पण का जो है वह दर्पण लगा होता है, जिससे वह पीछे का आने वाले वाहन को देखता है। जैसे आपका कार हो गया, मोटरसाइकिलों में भी जो है उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जो यात्री को पीछे देखने के लिए। अब देखिए दूसरा तो हमारा यही, दूसरा भी यही कह रहा है कि अवतल दर्पण जो होता है, जैसे आप दंत चिकित्सक को देखिए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है आपके जो है दांतों को देखने के लिए, या उसमें कोई दांतों में खराबी हो गई तो जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और जो है नाई भी जो प्रयोग करता है वह भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, जो सेविंग करने के लिए। और तीसरा तो हमारा इसमें गलत हो जाएगा। चौथा हो जाएगा कि अवतल दर्पण, देखिए अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कह रहा कि फिनोलेथिलीन प्रयोगशाला में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। फिनोल्फथेलीन प्रयोगशाला में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। कह रहा है प्रबल अम्लीय विलयन है, प्रबल क्षारीय विलयन है, और उदासीन विलयन है, और सूचक है। तो 4 विकल्प दे रखा है। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचक है। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और छूने में साबुन के समान होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। वह पदार्थ को ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। और वह पदार्थ देखिए उदासीन कहलाते हैं। देखिए वह पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, उसे उदासीन कहलाते हैं। अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाने वाले पदार्थों को विलयन सांकेतिक कहलाते हैं। फिनोल्फथेलीन प्रयोगशाला में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संकेतक है। आगे देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर। कह रहा है कि दूर के चमकदार पिंडों का तापमान किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? देखिए कह रहा है कि पारा थर्मामीटर, और गैस थर्मामीटर, और पायरोमीटर, और रंग थर्मामीटर। तो 4 विकल्प दे रखा है, और फटाफट कमेंट में बताइए
विकल्प सी हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें पायरोमीटर, पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है, जिसका उपयोग सतह के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण है जो दूर से थर्मल विकिरण के स्पेक्ट्रम में एक चमकदार सतह के तापमान को निर्धारित करता है, जो इसे उत्सर्जित करता है। एक ऐसा प्रक्रिया जिसे पायरोमीटर के रूप में प्रयोग किया जाना होता है। तो विकल्प सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 51 नंबर कह रहा है कि भारतीय संघ के कितने राज्य बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारतीय संघ के कितने राज्य बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 41 देखिए 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। एक तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और दूसरा जो आपका हो गया पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका मिजोरम हो गया। कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। और देखिए तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा आपका हो गया मेघालय। मेघालय। और चौथा देखिए, चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा आपका हो जाएगा त्रिपुरा। चौथा त्रिपुरा हो जाएगा। और पांचवा एक आपका जो हो जाएगा कौन सा? तो पांचवा जो आपका हो जाएगा असम। असम हो जाएगा। यह 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ता है। अब देखिए क्या कह रहा कि कह रहा डैश डैश फरवरी 2023 को दोनों देशों के बीच आए भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान है। तो कह रहा ऑप्शन ऑपरेशन मित्री, ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन मदद। तो 4 विकल्प दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें करंट का क्वेश्चन है 52 नंबर, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों में आए भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की तो सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान है। ऑपरेशन के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित देशों में एक फील्ड अस्पताल और आपूर्ति बचाव कर्मियों को तैनात किया। आगे देखिए कह रहा कि 53 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि अप्रैल 2023 में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी एमसीए ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के चंद्रशेखर राजन के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल कितने सालों तक आपका बढ़ा दिया गया? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। मोस्ट सारे करंट के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके सभी एग्जाम में आपके काम देंगे। एनटीपीसी तो आपका स्पेशल चल ही रही है, बाकी रेलवे का आपका कोई भी एग्जाम देने जाएंगे इस तरह के करंट के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 सितंबर आपका 2023। देखिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर राजन को कार्यकाल 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के साथ एक समुद्री अभ्यास यानी MPX में भाग लिया है? विकल्प ए कह रहा कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान और रूस। तो देखिए 54 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। देखिए भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री ने फ्रांसीसी नौसेना के जहाज़ों के साथ एक समुद्री अभ्यास MPX में भाग लिया है। 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2020 में स्वेलियर डांस आई आड्रे ड्रेस आर्ट एंड डेस लेटरेस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कह रहा कि हरिप्रसाद चौरसिया, इब्राहिम अलकाजी, ऐश्वर्या राय और संजना कपूर।
तो ध्यान से देखिए प्रश्न, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके इस तरह के आपके अर्थर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है और नोबेल या प्राइज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2020 में सिविलियर डांस आई आर्डरे ड्रेस आर्ट एंड एट डेस लेटरेस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 4 विकल्प अभी मैंने आपको बताया है। देखिए 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संजना कपूर। संजना कपूर को जनवरी 2020 में सिविलियर डांस डांस आई आर्ट एंड डेस लेटर्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के कुछ प्रसिद्ध भारतीय पुरस्कार विजेताओं में से जो है, जिसमें आपके और भी इस प्रकार के पुरस्कार पाए लोग हैं, जैसे भारती खेर हो गए, शाहरुख खान हो गए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, ऐश्वर्या राय हो गई, रघु राय हो गए, इब्राहिम अलकाजी हो गए, हबीब तनवीर हो गए और उपमन्यु चटर्जी। तो यह पुरस्कार पा चुके हैं, जो पुरस्कार संजना कपूर पाई हैं। अब आगे देखिए, आपका 56 नंबर कह रहा कि अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है। तो देखिए कह रहा एडम स्मिथ किन्स हॉकिंस, एडम स्मिथ मार्क्स स्ट्रामलिन, एडम स्मिथ हाइक फ्रीडमैन और एडम स्मिथ रिकार्डो जेके गालब्रेथ। 56 का ऑप्शन नंबर देखिए 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डेविड रिकार्डो एक शास्त्रीय ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो वेतन और लाभ पर अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। एडम स्मिथ स्कॉटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। वह अपनी प्रभावशाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस से प्रसिद्ध हुए। जेके गॉलब्रेथ कनाडा में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री और लोक सेवक थे। अब देखिए यही 57 नंबर क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2000 एक 57 15 अगस्त 2022 को भारत के डैश डैश ग्रैंड मास्टर बने। जो पांडव थे 15 अगस्त 2022 को भारत के डैश डैश ग्रैंड मास्टर बने। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75वें। देखिए पांडव 7 अगस्त 2022 को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर यानी जीएम बने। उन्होंने अपने तीसरे और अंतिम जीएम मानदंड को सुरक्षित के ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने के लिए रोमानिया के बाया मारे में लिपेडिया ओपन जीता। उन्होंने जीएम मानक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 9 राउंड से 7 अंकों के साथ टूर्नामेंट हासिल किया और उन्होंने 2021 में सार्बिया ओपन अपना पहला जीएम मानदंड प्राप्त किया था। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्नट शुगर उपन्यास के लेखक हैं। तो विकल्प कह रहा है श्री अय्यर, अवनी दोषी और तेनजिन प्रियदर्शी और जारा हाउसमंड। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवनी दोषी। अवनी दोषी उपन्यास वर्नट टू शुगर की एक लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था और यह उनकी पहली पुस्तक थी जो आधुनिक भारत में एक नारीवादी उपन्यास है जो आपके माताओं और बेटी होने से लेकर बुजुर्ग माँ के लिए देखभाल करने वाली तक की भूमिका का बलिदान जो है दर्शाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 59 कह रहा है दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। यह जो आपकी है बहरीन की। दिनार बहरीन की मुद्रा है। दिनार अल्जीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, ट्यूनिसिया सहित कई मध्य पूर्वी देशों में उपयोग की जाने वाली मौद्रिक इकाई है। आगे देखिए कह रहा कि एलाल ककराड़ी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। तो विकल्प कह रहा है गोवा, केरल, राजस्थान और झारखंड। कि आपका एलाला ककराड़ी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। तो देखिए 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल का। एलाल ककराड़ी एक आदिवासी नृत्य है जो भारत के राज्यों में स्थित पल्लक्कड़ जैसी जिलों में जो है आम है
यह एक संपूर्ण सामुदायिक नृत्य है जो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ दिए 61 नंबर कह रहा है कि दसाई डैश डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखिए कह रहा है कि श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का और कह रहा है कि म्यांमार का। देखिए 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल का। देखिए दसाई नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बदाद साई बडोसिया नेपाल के सबसे बड़ा त्यौहार है। त्यौहार की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ होता है। भक्तों ने घट स्थापना का शुभ और जमारा जी के अंकुरण के मक्का और जौ के बीज बोए। जमारा का अंकुरण समारोह में काठमांडू के प्रसिद्ध हनुमान धाको दसाई घरों में वैदिक रीति से आयोजित किया जाता है। अब देखिए 62 नंबर यहीं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा कि कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। कह रहा कि जमीन और जीविका की समस्या, भूख की समस्या, वनों की समस्या और कुड़ुक संस्कृति की समस्या। तो देखिए 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और डी। देखिए सूर्यमणि 21 वर्ष की थी। सूर्यमणि 21 वर्ष की थी जब उन्हें वासवी दीदी और अन्य लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। सूर्यमणि ने इस तोरंग कहा, जिसका अर्थ होता है कुड़ुक भाषा में जंगल। सूर्यमणि चाहते थे कि त्योहारों पर लोग अपनी गीत खुद गाएं। उन्हें अपने संगीत को नहीं भूलना चाहिए। अपने पारिवारिक कपड़े पहनने का आनंद लेना चाहिए। बच्चों को जड़ी बूटियाँ, दवाओं और बाँस से चीज़ें बनाने की कला भी सीखनी चाहिए। बच्चों को स्कूल की भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी भाषा से जोड़ना चाहिए। यह सब तोरंग केंद्र में होता था। उसके कार्यों को भारत में वन संरक्षण अधिनियम बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए तोरंग कुड़कू संस्कृत के मुद्दों और भूमि और आजीविका के मुद्दों से संबंधित होता है। और देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। तो देखिए 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका POP3। ईमेल प्रोटोकॉल ईमेल भेजने और प्राप्त करने का नियम और प्रक्रिया है POP3। और आपके MAP4 प्रोटोकॉल का उपयोग एक ईमेल स्वर में मेल प्राप्त करने के लिए होता है। कह रहा डैश डैश एक प्रोग्राम और या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। कह रहा एक्सेस है, ब्रिज है, क्लाइंट है और कैप्चा है। 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लाइंट। क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सूचना देने वाले कंप्यूटर सर्वर कहलाते हैं और सूचना मांगने वाले कंप्यूटर क्लाइंट कहलाते हैं। एक केंद्रीकृत सर्वर का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रबंधन केंद्रीकृत होता है और सर्वर के क्लाइंट द्वारा अनुरोधित सेवाओं का जवाब देता है। अब आगे देखिए 65 कह रहा नीलगिरी पहाड़ियों पर आम पेड़ की प्रजातियां हैं। कह रहा नीलगिरी पहाड़ियों में आम पेड़ की प्रजातियां कह रहा यूकलिप्टस, टीक, देवदार और सील। तो 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूकलिप्टस का। नीलगिरी पहाड़ियों में आम पेड़ों की प्रजाति आपके यूकलिप्टस है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल राज्यों के जंक्शन पर तमिलनाडु राज्य के पश्चिम भागों में आपके 2000 मीटर से 6600 मीटर तक के कम से कम 24 चोटियों के बीच पहाड़ों की एक श्रृंखला है। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 66 और नंबर कह रहा अगस्त 2022 में न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 और 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। ऑप्शन कह रहा कि MK वेंकैया नायडू और द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह और जगदीप धनखड़। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MK वेंकैया नायडू। पूर्व राष्ट्रपति MK वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पूर्व केंद्र मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली के
चुनिंदा लेखों का संकलन था। 24 अगस्त 2022 को पुण्यतिथि के रूप में चिन्हित किया गया। जेटली ने 2014 से 2019 तक भारत सरकार के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि मार्च 2022 में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई। तो ऑप्शन कह रहा है कि प्रज्ञा परियोजना और मनोकामना परियोजना, स्त्री मनोरथ परियोजना और अभिलाषा परियोजना। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्री मनोरथ परियोजना। भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से आपके निमहंस बंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरम परियोजना शुरू की गई और यह परियोजना आपके ओएस अधिकारी की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो कि वन स्टेप सेंटर के पास आने वाली महिलाओं के मामलों का संभालने के लिए उपकरणों और तकनीकी पर आधारित होगी। आगे देखिए 68 क्या कह रहा है कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को किस उद्देश्य से सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100% विद्युतीकरण 2017 तक। देखिए औद्योगिक नीति 2016 का उद्देश्य उच्च पूंजी निर्माण, लोगों के वेतन वृद्धि और लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान करना। झारखंड सरकार ने गरीब और रोजगार को कम करने के लिए औद्योगिक विकास का प्राथमिकता दी। इसका उद्देश्य खनिज और प्राकृतिक संसाधन और आधारित उद्देश्यों में निवेश की अधिकतम करने के लिए उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना था। आगे देखिए क्या कह रहा कि 69 नंबर कह रहा इन लिटरेचर देयर आर ऑफ मीनिंग, यानी लिटरेचर का मीनिंग बताना है। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मल्टीपल लेबल। क्या हो जाएगा, मल्टीपल लेबल। और क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल लेबल। देखिए लिटरेचर इज द आर्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या हो जाएगा, तो लिटरेचर जो है आपका कला है आपका वर्ड्स का, और लिटरेचर दैट कंसर्ट एक्सपीरियंस हु इज बॉडी कैन बी राइटन फ्रॉम द वर्ड ऑफ सेंटेंस एट द सोल इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको रीजनिंग का क्लास मिलेगी, फिर आपको मैथ की मिलेगी। कह रहा है कि आपके जी और सी क्रांस उपग्रह की कक्षीय अवधि है। तो देखिए 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पृथ्वी के घूर्णन अवधि से दुगुनी।